नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की खास सीरीज में आपका स्वागत है, जिसका नाम है सोशल के सूरमा। हमारी और आपकी दुनिया के सफर का बड़ा हिस्सा अब सोशल मीडिया के जरिए ही तय हो रहा है। परिवार से लेकर समाज तक और बाजार से लेकर सियासत तक हर तरफ सोशल मीडिया का बड़ा दखल है। सोशल मीडिया के बढ़ते समाज में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हर कोई इस नई दुनिया में अपना हुनर, असर दिखाने की कोशिश कर रहा है। कहा जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया और इनके इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका बहुत अहम होगी। सोशल मीडिया के सूरमाओं की भूमिका को समझने के लिए और इस नए अवसर को जानने के लिए आज हम बात करेंगे राइजिंग स्टार कम्युनिकेशंस के फाउंडर दुर्वेश यादव जी से। दुर्वेश जी, आपका TV9 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच दिव्या जी, मुझे बुलाने के लिए TV9 में। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये कितना वाइटल रोल जो है प्ले करते हैं समाज के लिए। तो आप फाउंडर हैं इतनी कम उम्र में, इतनी यंग उम्र में राइजिंग स्टार कम्युनिकेशंस के, तो इसकी जो शुरुआत है वो कैसे हुई? देखिए, मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत या फिर इस कंपनी की शुरुआत कॉलेज में पढ़ते पढ़ते करी थी। उससे पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि वेयर डू आई कम फ्रॉम। तो जैसे भी जितने भी मिडिल क्लास लोग होते हैं तो उनका एक सपना होता है कि यार मुझे अपनी गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो ऐसे ही मेरे माँ बाप का भी सपना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ। बट कुछ किस्मती लोग होते हैं और कुछ की किस्मत अच्छी नहीं होती है। तो आई थिंक मैं दूसरी वाली कैटेगरी में से था। मैं बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में फेल हो गया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि करना क्या है। तो क्योंकि सारे लोग मेरे दोस्त वोस्त जितने भी थे वो लोग कर रहे थे बीटेक, तो मैंने कहा चलो एक बीटेक अच्छी चीज़ है, कर लेते हैं, उससे अपना करियर संभलेगा। तो मैंने एडमिशन लिया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। वहाँ से मैंने अपनी बीटेक की शुरुआत किया। बट वो जाने के बाद मुझे वहाँ पर पता चला कि यार आजकल जॉब में भी या बीटेक के बाद भी ना देयर इज़ नो गारंटी कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो। पता नहीं है कि जॉब मिले कि ना मिले। एंड टू बी ऑनेस्ट, वहाँ पर मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था, मैंने लोन लिया हुआ था। तो अब मुझे एक रिस्क भी था कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं अपना क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, तो मैं अपना खर्चा कैसे निकालूंगा। सो व्हाट हैपेंड इज कि मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। जो रियलाइजेशन फैक्टर होता है, मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में, लाइफ में कोई भी पर्सन कुछ करता है ना, तो वो रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समय वो रियलाइजेशन जिस पर्सन को हो गया, वो वहीं से अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। मुझे वो रियलाइजेशन 18 साल की उम्र में हो गया, किसी को वो 30 साल की उम्र में होता है, किसी को 50 साल की उम्र में होता है, किसी को होता ही नहीं और किसी को डेथ बेड पे होता है। बट होता सबको है। बट डेथ बेड पे जब होता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, रिग्रेट होता है सिर्फ। तो वो मैंने रियलाइजेशन 18 साल की उम्र में कर लिया और सोचा कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। एंड दैट्स हाउ दिस स्टार्टेड के आई स्टार्टेड वर्किंग विद इन्फ्लुएंसर्स, कोचेस, कंसल्टेंट। उन्हीं के साथ फिर मैंने ये राइजिंग स्टार कम्युनिकेशन की अपनी शुरुआत करी। सो दिस इज हाउ माय जर्नी हैज। अच्छा दुर्वेश जी, आपने किताब भी लिखी है व्हाट दे डोंट टीच अस, तो इसकी भी शुरुआत इसी समय पे हुई और आप जो है बेस्ट सेलिंग ऑथर बने और इसके लिए आपको अवार्ड भी मिला। हाँ जी। तो ये किताब का क्या दूसरा एक पहलू है, आप वो आई थिंक दर्शकों को वो बताइए। जी। सो उससे पहले ना मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किसी भी पर्सन को अगर कुछ पाना है तो मैं बिलीव करता हूँ लिखने पे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो मैं डायरी पे लिखता था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ बेस्ट सेलिंग ऑथर। तो ये शुरुआत 2018 में मैंने करी थी, जब मैंने बहुत सारी, तो ये एक तरीके का मैनिफेस्टेशन है ये जो आप करते हैं। करेक्ट। सो जो भी मेरी लाइफ में अभी तक हुआ है, मैंने कहीं ना कहीं वो अपनी डायरी में लिखा है। एग्जांपल धीरे से बताऊंगा मैं आपको आगे कि मैंने जब ये अपनी बेस्ट बुक की शुरुआत करी तो मुझे कुछ नहीं पता था कि बुक होती क्या है या बुक लिखते कैसे हैं। बट मैं बुक्स पढ़ता था। जैसे मेरी पहली बुक थी रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी की, राइट। तो उनसे बुक पढ़ने के बाद मेरे को पता चला कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ आई रोट कि मुझे बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है। अब मुझे कैसे बनना है मुझे नहीं पता। मैं 10th क्लास में इंग्लिश में फेल हुआ हूँ, मैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश में फेल हुआ हूँ, मुझे नहीं आइडिया था कि लिखूंगा कैसे। बट वो धीरे धीरे जब मेरी जर्नी ऐसी हो गई, बाय एट द एज ऑफ 21 आई स्टार्टेड मेकिंग लैक्स ऑफ रुपीज़। तो जब मेरी जर्नी ऐसी हो गई कि यार मैंने कॉलेज में पढ़ते पढ़ते, जो 99% लोगों का सपना होता है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये करना है, मुझे लाखों कमाने हैं, मैंने कहा मैंने ये किया कैसे। आई कम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पर सपना होता है कि यार जॉब मिल जाए 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपए की। फिर ये हुआ कैसे? तो जब मैंने ये डिकोड करना स्टार्ट किया ना, तो ये डिकोड करने की चीज़ों में मुझे बुक लिखने का मकसद मिला कि चलो अपनी जो जर्नी है वो डॉक्यूमेंट करते हैं कि कैसे आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, कैसे आप लाइफ में अपना जो मीनिंगफुल करियर है वो बिल्ड कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ माय बुक केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो वो टोटल मैनिफेस्टेशन है विच आई डू बिलीव इन। जी,
जैसा कि आपने कहा कि आपने एक यंग एज में जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कदम उठाया, आपने इंजीनियरिंग कंटिन्यू नहीं की क्योंकि आपको लगा कि बीटेक के ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, कुछ आई थिंक लकीली जेई पास करके या AIEEE पास करके जिनकी अच्छी प्लेसमेंट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर बनना हर इंसान के बस की बात नहीं होती है। और अगर वो एक बड़े इन्फ्लुएंसर या एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं तो उसको सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल एक सब्जेक्ट है, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं है। आपको नहीं पता कि आज आपकी जो फॉलोइंग है वो ज़्यादा है, कल ना रहे उतनी। तो उसके लिए एज अ बैकअप, एज अ यंग बॉय, एज अ यंगस्टर ऑफ दिस नेशन, आपके दिमाग में कोई बैक थॉट है कि आप उस चीज़ को सस्टेन कैसे कर पाएंगे? हाँ, मैं उसका देखिए बैकअप रखना मैं नहीं मानता कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब भी हमारे पास बैकअप होता है ना, तो हम प्राइमरी को छोड़ के हमेशा बैकअप वाले की कोशिश करते हैं कि यार कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये कर लेंगे। बट मैं कहता हूँ बैकअप काट दो, ऑप्शन ही नहीं है। तो देन द ओनली ऑप्शन यू हैव इज कि भाई आगे बढ़ना है, लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनना है या जो भी करना है। बट उसको सस्टेन करने के लिए आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसके ऊपर रिप्लाई मेरा आंसर ये रहेगा कि देखिए एक एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए और किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है बहुत लोनली जर्नी है। आपको अकेला मेहनत करनी है, आपको जाने कितने क्लाइंट्स के रिजेक्शन मिलेंगे, बहुत पैसा कमाना है, एम्प्लॉइज़ का बर्डन है, जाने कितना प्रेशर होता है। और इन चीज़ों को सस्टेन करने के लिए आप अगर ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ सारा अकेलापन है, आपको लोग सपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो आदमी अकेला पड़ जाता है मेंटली भी, राइट। उनको डिप्रेशन हो सकता है, वो सुसाइड कर सकता है, बहुत सारे केसेस होते रहते हैं आज, राइट। बट आप अगर ऐसे एनवायरनमेंट हो जहाँ पर आपके पास एक मेंटर है जो आपको सिखाता है कुछ ना कुछ, या आपको एटलीस्ट गाइड करता है या हैंड होल्ड करता है। तो वो मेंटोर आपके कौन है? मेरे मेंटोर सुरेश मनशरमानी जी हैं। अच्छा। सो वो एक बिजनेस कोच है, साथ में उन्होंने 1995 में 300 करोड़ का IPO लॉन्च किया। तो इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, प्लस 63 साल के, तो मेरी उम्र जो है वो 22 साल है, एंड आई गिव ह्यूज क्रेडिट टू हिम। तो एक मेंटर, और दूसरा मुझे लगता है ऐसे लोगों का सपोर्ट। एक मेंटर है, आपके दोस्त हैं। आज मेरे जितने भी लोग हैं वो कोई भी ऐसा नहीं है जो 22-23 साल का है, सारे लोग हैं मेरे 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल। मेरी एज से डबल वाले लोगों के साथ मैं दोस्ती रखता हूँ। तो जब ऐसे लोगों के एनवायरनमेंट में, लगता है कि एज अ यंग चैम्प और एज अ एंटरप्रेन्योर ये अपने आप में एक सही स्टेटमेंट होगा ये देना कि आप जो है दोस्ती अपने से ज़्यादा उम्र वालों के साथ करना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको ज़िंदगी का एक ज़्यादा गाइडेंस मिले, एक्सपीरियंस लोग आपकी ज़िंदगी से जुड़े। यस, मैं इसको 100% एग्री में। आप बात मानो, एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो मैं अपने साथ वाले दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ, तो हमारी बातें क्या चल रही होंगी कि भाई आज मैच में कितना रन हुआ है, राइट। बट इफ़ आई एम सिटिंग विद समवन जिसने अच्छा बिजनेस बिल्ड किया है, तो मेरी और उसकी बात क्या हो रही होगी कि भाई बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। जैसे एग्जांपल धीरू भाई अंबानी जी, जाने कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी एक स्टोरी है कि वो ताज में 500 रुपये की कॉफ़ी पीने सिर्फ और सिर्फ जाते थे जस्ट टू टेस्ट कि यार अमीर लोग बातें क्या करते हैं। अच्छा। सो दैट वो एनवायरनमेंट मिले। नहीं तो वो पेट्रोल पंप पर जब काम कर रहे थे तो उनको पेट्रोल पंप वाले क्या बोलेंगे कि भाई पेट्रोल महंगा है, या आज कितना कमाना है, दिन का कितना कमाना है। बट आप जब ऐसे सर्कल में घूमते हो तो वहाँ बातें क्या होंगी कि यार ये बिजनेस लेकिन कैसे आप उन लोगों से दुर्वेश जी क्या कहना चाहेंगे जिनके पास ना ही ऐसा सर्कल है, ना ही जिनके पास उस तरीके का एनवायरनमेंट है, लेकिन उनमें वो स्किल है जिससे वो एक बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स है, आप भी जानते हैं, जिन्होंने एक रेडी लगाकर चाय की शुरुआत करी और आज उनकी कई देशों में फ्रेंचाइजीज हैं चाय की। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के पास वो लोग मौजूद होंगे जिनके पास जिंदगी का वो तजुर्बा हो या वो जो भी आपने चीज़ें मेंशन की हैं। तो एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन करते हैं कि आपको लगता है कि स्किल्स और आपका डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत अहमियत रखता है जब आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं? बिल्कुल रखता है। उससे पहले जो पहली चीज़ रखती है वो विल है, कि आपकी इच्छा, कि आप करना क्या चाहते हो, राइट। स्किल इज सेकेंडरी। जैसे किसी भी सक्सेस में 95% जो पार्ट होता है ना, वो होता है कि स्किल, आपकी इच्छा तो हो। एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास सपने हैं, ड्रीम्स हैं अगर, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, आप एजुकेशन ले सकते हो। बट आपके पास अगर एजुकेशन हो गई बहुत ज़्यादा और ड्रीम नहीं है, तो हो सकता है आप नॉर्मल भी रह जाओ। बट अगर आपके पास सपने हैं तो उस सपने को पाने के लिए आपको जो एजुकेशन लेनी पड़ेगी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल MBA जो डिग्री है या फिर MBA की जो एजुकेशन है, बिजनेस की एजुकेशन है, ये धीरू भाई अंबानी जी के पास नहीं थी। उनके पास एक सपना था कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी बिल्ड करनी है। अब उस कंपनी को बिल्ड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे सेल सीखनी पड़ेगी, मुझे मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, मुझे टीम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, मुझे जो सीखना पड़ेगा मैं सीखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा वो डिटर्मिनेशन है, मुझे वो मेहनत करनी है। सो आई थिंक ड्रीम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्किल अपने आप आ जाता है। जी, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और आप जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर जो है आम इंसान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। हमारे देश की
सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूथ की बिल्कुल है ना, और इन्फ्लुएंसर्स इसीलिए उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी अहमियत भूमिका जो है निभाते हैं। तो इस समय जो देश का एक वातावरण है, जिस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट देश में देखा जाता है, उन सब मसलों पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट, मेरा ऐसा मानना है अनएम्प्लॉयमेंट है, बट अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा जो बड़ी तकलीफ है वो है अनएजुकेटेड लोगों के पास राइट स्किल और राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें वो मैं सिर्फ एक और चीज़ सॉरी ऐड करना चाहूँगी कि मैं हर इन्फ्लुएंसर से या हर एक एंटरप्रेन्योर से मेरा ये सवाल होता है और ये अपील होती है मेरी उन लोगों से कि आप लोगों को डिग्निटी ऑफ लेबर शब्द का मतलब सिखाएं, कि आप ये लोगों को, इस देश के लोगों को ये समझाएं कि कोई भी जो काम है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। डिग्निटी ऑफ लेबर जो है आप अगर लोगों को समझाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसे शब्दों की जगह बहुत कम है। बिल्कुल, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपको वो काम करना है और उस काम को बड़ा बनाना है ना। तो वो डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर कि आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ को ऊपर। आज दुनिया में एग्जांपल हैं कि चाय वाले भी जाने कितनी फ्रेंचाइजीज लेके बैठे हुए हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो स्वीपर्स होंगे बट लाखों कमाते हैं, बहुत सारे दुकान वाले होंगे जो लाखों कमाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप, मेरा एक अभी एक क्लाइंट है, एग्जाम्पल देता हूँ, तो ही वॉज प्लम्बर। वो प्लम्बर था और आज उसने अर्बन क्लैब जैसी एक कॉम्पिटिटर कंपनी खड़ी करी है। कल मेरी बात हो रही थी, ये ओपन ऑफिस इन दुबई। अच्छा। कहता है मैं सर जी दुबई में ऑफिस कर रहा हूँ आप लोगों की दुआ से ना। यस, वो क्या था, प्लम्बर था, बट उसके पास ड्रीम था, उसने एक सपना देखा कि मेरे को कुछ करना है और करना है, तो वो कर गया जी। इस देश को लेकर अलग अलग धारणाएं, लेकिन अब जिस तरीके से हमारी कंट्री आगे जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी के सानिध्य में जो है हमें एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रही है। आप देखेंगे कि दुनिया में हर तरफ जो बड़े बिजनेसमैन है उसमें कहीं ना कहीं इंडियंस का मेजर रोल है, बड़े इंजीनियर्स हैं उसमें इंडियंस का मेजर रोल है, डॉक्टर्स हैं, ऐसे तमाम चीज़ें। लेकिन अब इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे हैं जो ग्लोबली इंडिया को बहुत प्रमोट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बेस्ट चीज़ इस देश की क्या है जो अब लोगों को बिल्कुल ग्लोबल ऑडियंस से कनेक्ट कर पा रही है? देखिए, सोशल मीडिया आज, जैसे आपने मोदी जी की बात करी, तो मैं मानता हूँ मोदी जी प्राइम मिनिस्टर तो हैं, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट उससे बड़े वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। आज उनकी बातों में जो दम है, आई थिंक उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस देश में कोई नहीं रखता है। कंडक्शन, करेक्ट। सो ऐसे ही सोशल मीडिया के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें भी बड़ी पावर है। तो आज जो इंडिया के लोग ग्लोबल से कनेक्ट करते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज आज इतना ईज ऑफ एक्सेस हो गया कि आपको, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल किसी बड़े प्राइम मिनिस्टर की या बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की या बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का मुझे कुछ सुनना है या कुछ सीखना है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम लोग बहुत इजीली एक्सेसिबल वो इन्फॉर्मेशन हो जाता है, बिकॉज दिस इज इन्फॉर्मेशन एज, राइट। सो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है सोशल मीडिया के युग में कि आज जो कोई भी, पहले क्या होता था कि मान लो 90s में या फिर कोई पर्सन अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको पहले बुक्स पढ़नी पड़ती थी, बट सोशल मीडिया और इन्फॉर्मेशन की एज में आज ऐसा हो गया कि वो गूगल कर सकता है, नहीं तो जो लोग सक्सेसफुल हैं उनसे सीख सकता है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है और इससे कोई भी बच्चा या फिर कोई भी यंग स्टूडेंट वंचित आजकल नहीं रहता, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट। हर एक के पास जियो का एक्सेस हो गया है, तो वो सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जितना ऑब्जर्व किया, मुझे लगा है कि इन्फ्लुएंसर्स इतना ज़्यादा आजकल मार्केट में हावी हो चुके हैं कि जो नॉर्मल बच्चे हैं जो अपनी शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा चाव जिसको कहते हैं वो लग चुका है कि अगर उनकी फॉलोइंग नहीं बढ़ती है इंस्टाग्राम पे तो बड़े जो है अलग स्टेट में चले जाते हैं। फिर वो तमाम तरीके के प्रयास करने लगते हैं कि अच्छा क्या ये करने से इंस्टा पे फॉलोइंग बढ़ती है, क्या इस तरीके के कंटेंट बनाने से फॉलोइंग बढ़ती है। तो उन यंग लोगों को या उन एस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर्स को आप एज अ सेटल्ड एंटरप्रेन्योर और इन्फ्लुएंसर क्या एडवाइस देंगे जो उनके लिए ज़रूरी है? क्योंकि देखिए ये बात तो बिल्कुल तय है कि हर इंसान बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता, हर इंसान पब्लिक फिगर नहीं बन सकता। हाँ। सबकी एक पेस पे जो है फैन फॉलोइंग नहीं आ सकती, लेकिन ये बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी करता है बच्चों के दिमाग में। देखिए उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज ऑफ दी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक हर एक के अंदर एक चाह आती है कि यार मैं भी इतना बड़ा आदमी बनूं, या फिर ये एक युग ऐसा आ गया है कि लोगों को, हर एक को लगता है कि मैं अपना पैशन फॉलो कर सकता हूँ, मैं डांसर बन सकता हूँ, मैं सिंगर बन सकता हूँ, विच इज़ गुड। हर एक पर्सन को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है अगर किसी पर्सन को पैशन फॉलो करना है और वो पैशन अगर पैसा नहीं दे रहा है तो वो पॉइजन बन जाता है।
तो उससे पहले आपको क्या करना है, आप कंटेंट क्रिएटर बनना है, आपको अपना पैशन फॉलो करना है, करो, बट हमेशा याद रखो कि क्या वो पैशन आपको अगले 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर पैसे देगा। अगर पैसे नहीं दे रहा है तो एक फुल प्रूफ या फिर मैं कहूँगा जो रिस्क फ्री करियर होता है वो ये होता है कि आप कोई ना कोई एक स्किल डेवलप करो, क्योंकि मार्केट में सर्विस की या फिर लोगों की या काम की या पैसे की कमी नहीं है। ऑल यू हैव इज कि भाई आपके पास वो स्किल सेट होना चाहिए जिससे आप सामने वाले पर्सन की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सको और आप उससे पैसे ले सको। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास अगर अभी पानी है ना, और आपको प्यास लगी है, तो मैं अगर ऑफर करूं कि आप 5 रुपए का पानी लेंगे या 10 रुपए का लेंगे तो आप हैप्पीली खरीदेंगे, बिकॉज आई हैव एडेड वैल्यू इन योर लाइफ। लाइकवाइज आपको ये एनालाइज करना है कि यार लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो वैल्यू क्या मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ लोगों को, क्या मैं जॉब के थ्रू प्रोवाइड कर सकता हूँ, नहीं, क्या मैं उनको सेल्स ला के कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, क्या मैं उनको ज़्यादा बिजनेस ला सकता हूँ। तो आप अगर किसी पर्सन की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो तो आई थिंक आपका करियर हमेशा सक्सेसफुल रहेगा और रिस्क फ्री रहेगा। जैसे मैंने अपना करियर एग्जांपल जब स्टार्ट किया था, तो क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक लोनली जर्नी होती है, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो अब मैं कैसे स्टार्ट करूं, पैसा तो है नहीं। सो व्हाट आई डिड इज, मैं इसको कहता हूं कि दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक चलाओ। कैसे? ऐसे पर्सन को पकड़ो जिसके पास पैसा है, सारी चीजें और आपकी स्किल है। आप अपनी स्किल से अगर सामने वाले बंदे का 1 करोड़ का फायदा या 10 रुपए का फायदा करा सकते हो, तो सामने वाले पर्सन से आप हक से 2 रुपए मांग सकते हो। तो आप दूसरों का फायदा सोचो, आपका फायदा अपने आप हो जाएगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और मैं पढ़ रही थी जब आपके बारे में, तो मैंने देखा कि आप काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, यूथ लेक्चर्स आप देते हैं। तो यूथ से आपका सबसे पहला जो कहना होता है वो क्या होता है? मेरा कहना, अभी जो मैंने पिछली एडवाइस दी कि आपको लाइफ में कुछ हट के करना है, जो सोसाइटी ने एक पाथ सेट किया है कि नहीं आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, मुझे लगता है वो ट्रू नहीं है। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, बिकॉज इस दुनिया में अपने सपने पूरे करने का जो हक है वो सिर्फ हमको है। तो आपको जो भी करना है विदाउट रिस्क या फिर विदाउट जो डरे हुए या फियर ऑफ फेलियर जो होता है उसको रख के साइड में आप मेहनत करो। आप जब मेहनत करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लोग आपको रास्ते में मिलेगा और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। So I think मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस देश में रहते हैं हम भारतीय सभ्यता के साथ, तो माँ बाप भी हमारे ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका में होते हैं। और वो शुरू से ही एक रहा है, खासकर जो मिडिल क्लास एटमॉस्फेयर होता है कि बच्चा पढ़ ले तो ही उसका कुछ उद्धार हो सकता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी उसमें चला जाए तो उसकी जो ज़िंदगी है वो सिक्योर है। तो सिक्योरिटी को लेकर माँ बाप बहुत चिंतित रहते हैं। तो आपके जैसी यंग एज में अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई एकदम छोड़ के आपने बिजनेस की तरफ रुख किया, तो इसमें माँ बाप का सपोर्ट या उनको कन्विंस करना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? देखिए, किसी के माँ बाप ना बुरा नहीं चाहते हैं, है ना। उनके माँ बाप की जो एक ओल्ड थिंकिंग है या फिर उनके हिसाब से वो जितना सोच सकते हैं उसके हिसाब से वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा सुखी रहे और अच्छा करियर में करे। बट आज का जो युग है वो टोटली बदल चुका है, राइट। माँ बाप को उसके बारे में पता नहीं है, सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमा सकते हैं। सो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको प्रूव करें। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉलेज के 2nd-3rd ईयर तक था तो मेरे माँ बाप को पता नहीं था कि मैं करता क्या हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस समय 1 लाख रुपया नहीं कमा पा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने वो चीज़ हिडन रखी तब तक जब तक मैं 1 लाख रुपए कमा पा रहा था। द मोमेंट आई स्टार्टेड मेकिंग लैक्स ऑफ रुपीज, मैंने अपने माँ बाप को बोला कि देखो मैं पैसे कमाने लग गया हूँ और ये मेरा प्रूफ है, अब मैं अपनी मर्जी से अपना पैशन या जो मैं करना चाहता हूँ वो करूँगा। अब माँ बाप को, आपको लगता है जिस माँ बाप ने देख लिया कि यार सरकारी नौकरी में 40-50 हज़ार रुपये की जॉब मिलती है, अगर ये बच्चा मेरा इस उम्र में कर पा रहा है तो माँ बाप मना करेंगे? नहीं मना करेंगे, बिकॉज उनको रिजल्ट चाहिए। अगर बच्चा उनका कैपेबल है, हाँ, इंडियन माँ बाप क्या सोचते हैं, अपने बच्चे को बेकार सोचते हैं कि यार मेरा बच्चा तो निकम्मा है, हो सकता है ना कर पाए। बट द मोमेंट यू प्रूव योर फादर्स एंड मदर्स और पेरेंट्स कि आप कर सकते हो लाइफ में, आपके माँ बाप भी फ्री छोड़ देते हैं कि जाओ जो करना है करो। सो आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड विद माय पेरेंट ऑल्सो। पहले अलाउ नहीं किया था बट आज वो खुश हैं और अलाउ कर दिया फिर। दुर्वेश जी, आपने तमाम तरीके की बातें दर्शकों को बताई, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब उन्हें दिए। तो हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आप अपना काम बरकरार रखें और लोगों के लिए, खासकर यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बने रहें। TV9 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर अपकमिंग जर्नी। थैंक यू सो मच दिव्या जी, एंड थैंक यू सो मच TV9 मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, एंड आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।